सो हाइड्रोफिली का मतलब क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन बाय pollination of flower by water, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिली। फाइन। सो डीप जाने से पहले लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ जानकारियां ले लेते हैं वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स के बारे में, है ना। सो वाटर हाइड्रोफिली जो फिनोमिनन है ये बहुत ही लिमिटेड है, मैक्सिमम प्लांट्स में नहीं होते हैं, मिनिमम प्लांट्स में होते हैं। फाइन। इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा ऑफ द प्लांट, ऑफ द टोटल प्लांट, है ना। और ये ज्यादातर मोनोकोट्स में होते हैं। ओके। इट इज रेयर, it is rare, restricted to 30 genera। 30 जनरा समझ पा रहे हो? 30 जनरा होगा, 30 जनरा में बहुत सारे स्पीशीज होंगे। फाइन। तो 30 जनरा we have seen in the last session that out of 1.7 million, है ना, 1.7 मिलियन में हमने देखा था कि प्लांट वाले ग्रुप कितने थे, है ना। उसमें से सिर्फ 30 जनरा ही पौधे ऐसे हैं जो कि वाटर से पॉलिनेशन होते हैं। फाइन। एंड मोस्टली बिलोंग्स टू मोनोकोट, है ना। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिस्ट कर दे रहा हूँ जो ज्यादातर वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, जो कॉमन है। फाइन। सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स pollinated by water are, जरूरी नहीं है कि पौधे पानी में रह रहे हैं, एक्वाटिक पौधा है तो उसका पॉलिनेशन वाटर से ही हो, जरूरी नहीं है। जैसे कि वाटर लिली है, लोटस है, तो देयर हैबिटेट इज aquatic, but their pollination is brought by either wind or some insects, है ना। तो ये थंब रूल नहीं है कि पौधा यदि पानी में जन्म ले रहा है, पानी में बढ़ रहा है, तो उसका पॉलिनेशन पानी से ही होगा। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। वालिसिनेरिया, वालिसिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा, ठीक है। जोस्टेरा इट इज अ मरीन वाटर प्लांट। इट इज मरीन वाटर प्लांट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर ही से आता है कि भैया उस पौधे का नाम बताइए, है ना। उस पौधे का नाम बताइए जो कि सॉरी, उस पौधे का कैरेक्टर्स बताइए जो विंड द्वारा पॉलिनेट होता है, जो वाटर द्वारा पॉलिनेट होता है, जो इंसेक्ट्स द्वारा पॉलिनेट होता है। फाइन। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लिखने वाला हूँ उन पौधे का जो कि पॉलिनेट होता होगा पानी से। characteristics feature of plants or pollen grain pollinated by water। फाइन। लेट्स सी क्या क्या है। कुछ कैरेक्टर गेस कर सकते हैं आप लोग? कैन यू गेस सम कैरेक्टर्स? लाइट वेट होगा। हाँ, वेरी गुड, लाइट होना चाहिए। लाइट वेट होना है, हल्का होना चाहिए, अनवेटेबल पोलन होना चाहिए। अनवेटेबल मतलब जो गीला ना हो जाए। यस, वेरी गुड, अनवेटेबल पोलन ग्रेन होना चाहिए, भीगे ना, है ना। तो ना भीगने के लिए जनरली उसके आसपास जेलेटिन का कुछ ऑयल का कुछ लेयर होना चाहिए। फाइन। सराउंडेड बाय
gelatinous, mucilaginous, gelatinous जो भी लिखना चाहे, mucilage, mucilage, mucilaginous sheath. फाइन, mucilaginous sheath और gelatinous चिपचिपा सा होता है, चमकीला होता है. फाइन. जैसे कि आप लोग जेली बॉल्स खरीदते होंगे ना मार्केट में, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. फाइन, उसी का तरह होता है जेलेटिनस शेप. लॉन्ग, स्टिकी, इंपॉर्टेंट है ये. अनवेटेबल स्टिग्मा, स्टिग्मा का भी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए. फाइन, तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप लोग को याद रखना है. नाउ चलिए और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये रहा पानी, ये रहा बेड. बेड मतलब द फ्लोर ऑफ द वाटर बॉडी. फाइन, तो पॉलिनेशन यहाँ पे दो जगह हो सकता है. ठीक है, पॉलिनेशन कैन ऑकर इनसाइड द वाटर एंड दूसरा पॉलिनेशन कैन ऑकर हियर, है ना, एट द सरफेस ऑफ द वाटर और नियर द सरफेस ऑफ द वाटर. फाइन, पॉलिनेशन दो जगह हो सकता है, तो पानी के अंदर अंदर हो सकता है या फिर पानी के जस्ट ऊपर, फिर भी पानी के अंदर ही, है ना, ब्रीम पे टच किया हुआ रहेगा. फाइन, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ईपी हाइड्रोफाइली एंड हाइपोहाइड्रोफाइली. कम ऑन, ईपी हाइड्रोफाइली एंड हाइपोहाइड्रोफिली with respect to pollination in or on water, है ना. दो प्रकार का होगा, ईपी हाइड्रो, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो. कौन नाम से देख के बताए, नाम देख के बताएंगे कि पानी के अंदर वाला कौन होगा और पानी के ऊपर वाला कौन सा होगा. ईपी सरफेस वाला होगा. हाइड्रोफिली सरफेस हाँ, वाला वेरी होगा। गुड. हाँ, ईपी का मतलब हो जाएगा सरफेस वाला. फाइन, लेट्स सी फर्स्ट उसका कैरेक्टर देख लेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल देख लेंगे. ईपी हाइड्रो, है ना, तो ईपी हाइड्रोफाइली नाम से ही पता चल रहा है ऊपर की तरफ होगा. पॉलिनेशन on the surface of water. फाइन, सरफेस के ऊपर होना है. एग्जांपल वैलिसन एरिया दे रहे हैं. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स बता रहा हूँ वैलिसन एरिया का. एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना होगा, देख सकते हैं आप लोग, है ना. ये फीमेल फ्लावर के जो फीमेल फ्लावर होंगे इसके पास लंबे पेडिसल होते हैं. पेडिसल मींस द स्टॉक. ठीक है, बहुत लंबा सा इसके अंदर पेडिसल होगा और लंबा होने के चलते फ्लावर जो होता है वो सरफेस पे आके एक्सपोज रहता है या फिर सरफेस वाले रीजन पे रहेगा. समझ पाए कि नहीं. जैसे कि वैलिसनेरिया मैंने ये फ्लावर बनाया. फाइन, ये फ्लावर हो गया, ये डंठल हो गया उसका. फाइन, और ये डंठल अटैच्ड है मेन बॉडी से. फॉर एग्जांपल ये था मेन बॉडी, डंठल इस तरीके से अटैच है. दिस इज द पेडिसल. फाइन, सो वैलिसनेरिया पोजेस लॉन्ग पेडिसल ताकि वो अपने फ्लावर को एक्सपोज कर दे सरफेस पे. फाइन, सरफेस पे एक्सपोज कर दे. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. हाँ, लेट मी मेंशन दिस. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. द फीमेल फ्लावर have a long pedicel. फाइन, लॉन्ग पेडिसल. ओके, ये तो फीमेल फ्लावर है, ऊपर की ओर है. मेल फ्लावर अंदर ही प्रेजेंट रहता है. मेल फ्लावर टूटेगा, टूटने के बाद वो सरफेस पे आएगा.
सरफेस पे वो वाटर करंट के चलते फ्लोट होता रहेगा इधर उधर, और चांस से, फाइन ध्यान देंगे, चांस से हो सकता है कि वो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास जाए और पॉलिनेशन हो जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? फीमेल फ्लावर, ये रहा सरफेस, ये अपना स्टिग्मा को यहाँ पे एक्सपोज कर रखी है, फाइन। ये रहा मेल फ्लावर, मेल फ्लावर ये रहा अंदर की ओर है। मेल फ्लावर यहाँ से टूटेगा, ब्रेक ऑफ होना है, इसको टूटना है, यहाँ से टूट के ऊपर की ओर फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा इधर, है ना। दीज आर मेल फ्लावर्स। अब हो सकता है वाटर करंट मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, वाटर करंट के चलते फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से अटैच हो जाए और पॉलिनेशन अचीव हो जाए। मेल फ्लावर breaks off from the body plant and floats over water, and by chance meets meets the stigma of female। बाई चांस ही होता है ना, ये शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फिनोमेन है वो बाई चांस ही होता है, ओके, female, and hence the pollination is brought, and hence, and in this way the pollination is brought। है ना, इसी तरीके से पॉलिनेशन को अचीव करवाया जाता है। ACHIVED, फाइन, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट बीनीथ देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ईपी हाइड्रोफाइली हो गया, नेक्स्ट इज हाइपो हाइड्रोफाइली। हाइपो हाइड्रोफाइली नाम से पता चल रहा है कि भैया पॉलिनेशन जो होना है वो पानी के अंदर ही होना है। हाइपो मींस बिलो, फाइन। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का फिनोमेनन होना है। ज़ोस्टेरा सी ग्रास एग्जांपल बता दे रहा हूँ। हाँ, पॉलिनेशन inside the water, फाइन, पानी के अंदर ही होना है, इसको हम लोग कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिलिक। एग्जांपल है ज़ोस्टेरा। इंपॉर्टेंट है ये, फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। ओके, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल एंड मेल फ्लावर आर सबमर्ज्ड, है ना, सबमर्ज्ड होते हैं। हम ज़ोस्टेरा का केस बता रहे हैं, जनरल नहीं केस बता रहे हैं, फाइन। तो ये समझ रहने से क्या होना है, ठीक है भैया, पानी के अंदर ही रहना है। अब तो क्या होना है, या तो मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास आना है या वाइस वर्सा, फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल फ्लावर होते हैं इसका भी जो स्टॉक होता है रिबन का शेप में रहता है, फाइन। पानी के करंट के चलते समहाउ, है ना, इट रिचेस द फीमेल फ्लावर और वहां से पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। मेल फ्लावर reaches the female flower and brings the pollination। इतना काफी है, फाइन, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था
ये जरूरी नहीं है। पानी के अंदर जो पौधे हैं, फाइन, एक्वाटिक प्लांट है, वो हमेशा हाइड्रोफिली से ही, मतलब वाटर से ही पॉलिनेट हो या फिर विंड से पॉलिनेट, है ना। दे कैन बी पॉलिनेटेड ईदर बाय विंड और बाय इंसेक्ट्स। जैसे कि वाटर हाइसिंथ कलरफुल है ना। वाटर हाइसिंथ जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? Yes. कौन? Feather So of water Bengal. hyacinth, yes, water hyacinth or lily, they are so attractive, they are colorful, है ना। तो अट्रैक्टिव कलरफुल कैरेक्टर ही बताएगा कि भैया ये सब पॉलिनेशन होने हैं इंसेक्ट से। फाइन। वाटर हाइसिंथ, lily are pollinated by insects। ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे, दूसरा एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइन, सो लेट्स सी द पॉलिनेशन बाय biotic agents। biotic agent, सो बायोटिक एजेंट्स ऐसे लिविंग एजेंट्स होंगे जो पॉलिनेशन को अचीव करेंगे। सो तो भैया बायोटिक एजेंट कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों आएगा? फ्लावर मस्ट हैव समथिंग टू गिव टू द इंसेक्ट, इन रिटर्न ओनली द इंसेक्ट विल कम टू द फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर पोजेस करते हैं अच्छा अरोमा, नेक्टर, फाइन, अ प्लेस फॉर द इंसेक्ट्स टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। फाइन, तो ऐसे कुछ खासियत होना जरूरी होता है। तो ये खासियत रहता है पौधों के पास, है ना। कुछ लालच होना होता है। फाइन, बिना लालच का काम नहीं होता है इस पृथ्वी पे। फाइन, तो पौधे ने लालच के लिए अच्छा कलर, अच्छा सेंट, अच्छा प्रकार का नेक्टर रखा है अपने पास। फाइन, चलिए। सेवरल बायोटिक एजेंट्स आर देयर who brings the pollination। कुछ कुछ मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि इंसेक्ट, insects, lizard, फ्लक्स में, है ना, फ्लक्स पौधा के अंदर लिजर्ड पॉलिनेशन को ब्रॉड करता है। लेमर, लेमर देखे हो? लेमर जानते हो आप लोग? सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिखाते हैं। हिंदी में तो हमें भी नहीं पता है। हैंड टिटर बोलते हैं, देखते हैं। ये है लेमर। फाइन। रोजर शंख, रोजर शंख भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फाइन, सो इट कैन आल्सो ब्रिंग पॉलिनेशन। ये भी पॉलिनेशन मतलब कि करवा सकता है। किसमें? राविनिला प्लांट है उसके अंदर। बिसाइड दिस गिलहरी है, स्नेक्स है, बैट्स है, snail, many are there. I'll list one by one. etc. Elephant can bring, you can also bring pollination। कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. कैसे? कैसे? फूल तोड़ते वक्त हो जाएगा। फूल तोड़ते समय। entomophily, entomophilous plant and entomophily में डिफरेंस क्या होगा? Come on, tell me. entomophilous plant and entomophily दोनों में डिफरेंस क्या है? Entomophilous plants मतलब the plants which are pollinated by insect.
Very good. And entomophily means? Is the process of pollination by Very insect. good. Entomophily is the process of pollination, and entomophilous plant means that plant which are pollinated by, ठीक है, which are pollinated by insects. ऐसे पौधे जो कि इंसेक्ट्स द्वारा पॉलिनेट होते हैं. फाइन. बहुत कॉमन है ये entomophilous phenomenon, बहुत कॉमन है. बहुत मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स ओनली, है ना. क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इन एनिमल्स. कितना है बताया था मैंने, बता सकते हो? 2/3. 2/3. 10 में से कितना? यस. 10 में से कितना? 6. दो. 7 में 7 है यार, मैं बता ही दी. Out of 10 animal, 7 animal will belong to insect group. Fine. The pollinated by insects, it is the most common. Biotic agent है ना, मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है ये. और इसमें भी खास करके बीस, जो हनी बी है ना, दे आर द मोस्ट वन. दे आर द मोस्ट pollinating one, most common pollinating agent. Beside bee, other insects are wasp, butterfly, beetle. क्या होते हैं जी beetle? क्या होते हैं beetle? चींटियां, मोथ, है ना. Now let me tell you the characteristics. यहाँ से क्वेश्चन आता है. गेस करिए जरा क्या होना चाहिए, उस फ्लावर का क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए. Colorful उस, petals, aroma, nectar. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, है ना. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. एक एक करके देखते हैं. फ्लावर्स थोड़े लार्ज साइज के होते हैं ताकि दिखे. फ्लावर्स आर ऑफ लार्ज साइज, है ना. यदि स्मॉल साइज के हैं तो वो क्लस्टर्ड रहेंगे इनफ्लोरेसेंस में. इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, यदि छोटे हैं, देन मस्ट बी इन इनफ्लोरेसेंस, है ना. इनफ्लोरेसेंस में होना. कलरफुल होना है कि नहीं होना है. फ्रेगनेंट होना है. सर स्क्रीन थोड़ा नीचे को. हाँ.
नेक्टरीज मतलब नेक्टर ग्लैंड्स स्टिकी होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टिकी होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, कि विंड पॉलन सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इट मस्ट बी फाइन। और यहाँ पे नोट करेंगे जरा, जो फाउल स्मेलिंग है, जिसका गंदा स्मेल होता है फ्लावर का, है ना, तो वो सब फ्लावर जनरली बटरफ्लाई ये सॉरी हनी बी द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है उसमें। फाइन, उन सब का पॉलिनेशन होगा फ्लाइज और बिटल से। फॉल ऑर्डर, ऑर्डर, pollinated by flies and beetle। beetles जानते हैं या डायग्राम दिखाऊं? beetles सर जानते हैं ना, गुड। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट, छोटा सा टॉपिक है फ्लोरल रिवॉर्ड। फॉर इंसेक्ट्स, फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट्स कहने का मतलब कि पॉलिनेशन तो अचीव हो गया पौधे में, फाइन, ठीक है, फ्लावर का तो फायदा हो गया, चांदी चांदी है, लेकिन इंसेक्ट्स को क्या मिलेगा जनाब? तो देखते हैं इंसेक्ट्स को क्या मिलना है। पहला, क्या मिलेगा जी इंसेक्ट्स को? नेक्टर 10 लाख नेक्टर मिलेगा, और पोलन मिलेगा, हो सकता है ये पोलन का कंजम्पशन करेंगे वो लोग। सरफेस मिलेगा एग लेने के लिए, सेफ प्लेस फॉर ले एग्स और लेइंग एग्स, ना अंडे देने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अमोर्फोफिलस एक बहुत ही बड़ा पौधा है, फ्लावर है, सॉरी नॉट पौधा, फ्लावर है अमोर्फोफिलस, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फ्लावर बोल सकते हो, 6 फीट का होता है ना, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स को जगह देता है रहने के लिए। अमोर्फोफिलस है ना, 6 फीट फ्लावर है, ये एक स्पेस देता है, जगह देता है, और किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए रहने के लिए। एक और मैं यहाँ पे म्यूचुअलिज्म कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे कि एक मोथ है, पर्नोबा मोथ, है ना, ये हमेशा अपना एग ले करता है यूका प्लांट के अंदर ही, हमेशा, फाइन। तो ये एग लेइंग के दौरान यूका प्लांट के अंदर ये मूव करता है, मूव करने के चलते यूका प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, फाइन। तो ये तो पौधे को फायदा हो गया, फाइन। तो ये इस बिटल को कैसे फायदा हुआ, मोथ को कैसे फायदा हुआ? तो मोथ एग देता है, हैचिंग होती है फ्लावर के अंदर ही, और हैचिंग के तुरंत बाद जो लार्वा निकलते हैं वो पर्नोबा मोथ के फ्रूट को खा जाते हैं, बीज को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे के चलते अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के चलते। यदि दोनों में से कोई एक भी एलिमिनेट हुआ, है ना, तो दोनों का एलिमिनेशन तय है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंशन। यदि एक का भी एक्सटेंशन हो गया तो दूसरे का एक्सटेंशन निश्चित है, दिस इज कॉल्ड को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन इसलिए हुआ क्योंकि ये को एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना, को एग्जिस्ट कर रहे थे। यदि एक खत्म, है ना, तो दूसरा भी खत्म, इस तरीके से होता है। प्रणोबा मोथ, क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रणोबा मोथ ले egg in the ovary of
यूका प्लांट। फाइन, ध्यान देंगे। बोथ complete their life cycle with the help of each other। है ना, एक दूसरे की चलते ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। नाउ एक छोटा सा टर्म यूज कर रहा हूँ, पोलन रोबो। इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा जी? जो इंसेक्ट्स नेक्टर लेते होंगे या फिर पॉलन लेते होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब क्या पोलन रोबर्स कह रहा है यहाँ पे शब्द। चुरा लेगा। चुरा लेगा और पॉलिनेशन नहीं करेगा। समझ गए? चीटिंग। हाँ, चीटिंग चीटिंग। खा लिया लेकिन काम नहीं करेगा। फाइन, इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, स्टीलिंग nectar without bringing the pollination। फाइन, पॉलिनेशन नहीं आना है और नेक्टर चुरा लेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉम्बेक्स एफिनिस, है ना, क्वींस ऑफ BOMBUS, बॉम्बस एफिनिस, ये इंसेक्ट है ना। परफोरेट करता है एक्टिल्यूगिया स्पर का और नेक्टर स्टील कर लेता है, और एक्टिल्यूगिया स्पर के अंदर पॉलिनेशन भी अचीव नहीं करवाता है। परफोरेट और स्टील्स the nectar from Aquilogia spur, है ना। Aquilogia spur के अंदर पॉलिनेशन अचीव नहीं करवाता है और पोलन खा गया, नेक्टर खा जाती है ये बॉम्बस एफिनिस। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बताना था इसमें। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ पौधे का, विच इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। एग्जांपल ऑफ insect pollinating plants or flower। यूका हो जाएगा। ये प्लांट का नाम दे रहे हैं, सेल्विया, इंपॉर्टेंट है नाम ये सब। फाइकस, कैलोट्रोपिस, अरिस्टोलोकेशिया, एस्ट्रोलोकेशिया। फाइन, सो ये सब इंसेक्ट हो गए, सॉरी ये सब प्लांट हो गए जो कि पॉलिनेट होंगे इंसेक्ट द्वारा। एक और चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आप लोग को, जैसे कि होता है स्यूडो कॉपुलेशन किसी किसी पौधे में होता है। फाइन, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है पौधे का, वो अपना पेटल्स और सेपल का स्ट्रक्चर फीमेल बॉडी का तरह या मेल बॉडी के तरह करके रखेगा। फाइन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉलिनेशन। उसके चक्कर में इंसेक्ट्स क्या होते हैं, आते हैं उस फ्लावर पे बैठते हैं कॉपुलेशन के लिए, लेकिन ट्रू कॉपुलेशन होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फीमेल या मेल कैंडिडेट तो है नहीं, बस उसको रिजेंबल कर रहे हैं वहाँ पे, और पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। समझ पाए?
समझ पाए कि नहीं? सीडो कॉपुलेशन, उसको सीडो कॉपुलेशन कहते हैं। चलिए ऐसे ऐसे और भी कुछ टर्म्स बता रहे हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टर्म्स रिलेटेड टू pollen और इंसेक्ट पॉलिनेशन। बस टर्म याद रखेंगे, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। जैसे कि एक बता रहा हूँ, लीवर मैकेनिज्म, fine. So liver mechanism is a mechanism of pollination in salvia. Process of pollination in salvia. Fine. तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि liver mechanism is related with what? So it is related with pollination. एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि liver mechanism कौन से पौधे में होता है? So it occurs in salvia. Finish. Trapdoor mechanism. Trapdoor mechanism, ये स्पेशल साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करा है कुछ पौधे को, जिसमें उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ऑब्जर्व करा है, वही सब लिखे हैं यहाँ पे, है ना। इट इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन, ठीक है, पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन हाइपेंथोडियम फ्लावर। हाइपेंथोडियम फ्लावर, हाइपेंथोडियम फ्लावर हो गया तुम्हारा पीपल का, फाइन। कोलोकाशिया का हाइपेंथोडियम होता है, तो उसके अंदर ट्रैपडोर मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। जैसे कि हाइपेंथोडियम फ्लावर, जैसे कि हो जाएगा फिग में, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, so fly trap mechanism is also a type of pollination occurs in Aristolochia. किस में होगा? Aristolochia में। CA Aristolochia. Next, pseudocopulation. pseudocopulation बता चुका है इसका मतलब, है ना। ऑर्चिड ओफायरस के केस में होता है, occurs in orchid ophirus, है ना। This ophirus resembles, है ना, this resembles the female flower, orchid ophirus. This ophirus resembles female wasp, Colpa aurea, है ना। कॉल्पा आरिया का तरह ऑर्चिड्स का और ओफायरस का पेटल्स दिखते हैं। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सी देख पा रहे हैं डायग्राम? देखे तो हाउ दिस पेटल इज रिजेंबल, देख पा रहे हो? एक इंसेक्ट का तरह दिख रहा है ना, यस यस, इंसेक्ट का तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसका मेल पार्टनर सोचेगा कि वहाँ पे फीमेल है, कॉपुलेशन करने के लिए जाएगा, कॉपुलेशन तो होगा नहीं, फाइन। इन रिटर्न द पॉलिनेशन विल अचीव्ड, फाइन, ओके। आगे बढ़े। यस सर।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी मैंने बता दिया है, एमोर्फोफिलिस वाला नो। चलिए कुछ और समराइज कर दे रहे हैं कौन से प्रकार के पॉलिनेशन को कौन से टर्म्स दिए गए हैं। फाइन, लेट मी। क्लास कितने बजे तक है? 7:30। फाइन फाइन फाइन, दिस तो 7:30 ना। Other biotic agent of pollination। फाइन, टर्म से क्वेश्चन आता है। जैसे कि बर्ड 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 वाले को टर्म यूज करा जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली टर्म यूज किया जाता है उस पौधे के लिए, उस फिनोमेनन के लिए जिसका पॉलिनेशन चिड़िया द्वारा होता है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बॉम्बैक्स हो गया। कैलिस्टेमॉन, इसका भी पॉलिनेशन होना है बर्ड द्वारा, चिड़िया द्वारा। नेक्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं मैं बैट्स के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चिरप्टिनोफिली। चिरप्टिरो, PTEROPHIL, चिरप्टोफिली, ये शब्द यूज किया जाता है उस पौधे के लिए, उस फिनोमेनन के लिए जहां पे पॉलिनेशन होना है बैट्स द्वारा। एग्जांपल एडल्सोनिया, ADANSONIA, एडल्सोनिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एलिमिनेट कर दे रहा हूँ जो जरूरी नहीं है। स्नेल द्वारा को कहेंगे हम लोग मैलाकोफिली। फाइन, एग्जांपल हो जाएगा लिलीज, स्नेक, ऑर्निथोफिली, सॉरी ओफियोफिली कहेंगे। इसके अलावा और भी है, चींटियों द्वारा है ना। कितना नाम लिखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल सैंटिलम हो गया, मिशलिया हो गया। फाइन, चलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ सकता है जी। स्नेक फ्लावर के पास क्यों जाता होगा? स्नेक फ्लावर के पास जाता होगा इंसेक्ट को खाने के लिए या मेंढक को खाने के लिए। कलरफुल है, अरोमा है, अरोमा के लिए भी जाता है ना। ध्यान से सुनेंगे। इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे नेक्टर्स के लिए, इंसेक्ट से अट्रैक्ट होंगे, सॉरी इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए नेक्टर के लिए, वहां पे मेंढक पहुंचेगा और मेंढक को खोज में हो सकता है स्नेक पहुंचे। लॉजिक समझे? यस सर। हो सकता है, या हो सकता है वो अट्रैक्ट हो रहा हो कलर से, अरोमा से। फाइन, कैमोफ्लेज करने के लिए गया हो। नाउ रिप्रोडक्शन का तीसरा स्टेज पे आ गए हम लोग। तीसरा स्टेज या फिर बोलिए दूसरा स्टेज, दैट इज फर्टिलाइजेशन।
Fertilization means what? Fertilization means Fusion come of on, the male fusion and of male and female female gamete. gamete. Fine. Yes. Fusion of gamete together. इसको हम लोग कहेंगे fertilization. Fine. So let's see. Fertilization process. Pollen grain. This is pollen grain. Pollen grain पौधे के अंदर दो सेल स्टेज में, वन सेल स्टेज में या तीन सेल स्टेज में हो सकते हैं, है ना। बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होगा और छोटा सा एक जनरेटिव सेल होना। न्यूक्लियस भी बड़ा होगा इसका। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव, सॉरी VGTATIVE वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया जनरेटिव सेल। दिस डायग्राम इज ऑफ इमेच्योर male gametophyte. है ना, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट हो गया ये फिगर। फाइन। और ये मैंने बताया था कि 60% प्लांट के अंदर 60% plants sheds the pollen grain at how many cell stage? 2 cell. At 2 celled stage. फाइन, ठीक है, 2 सेल स्टेज तो हो ही चुका है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, व्हाट नेक्स्ट? ये पोलन ग्रेन है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट द्वारा स्टिग्मा पे लाया जाएगा। स्टिग्मा पे आते ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। मींस द डायलॉग्स ऑकर्स बिटवीन द फीमेल प्लांट एंड द पोलन ग्रेन, है ना। जजिंग करी जाती है, देखा जाता है कि क्या ये सही प्रकार का पोलन ग्रेन है ना। देखने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन के दौरान जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली इनटू 2 मेल गैमेट। फाइन, इतना तक समझ में आया क्या हो रहा है? इतना तक समझ में आया? यस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Pollen pistil interaction is the interaction between the pollen grain and the stigma of the female flower. The dialogue is carried out in order to check the correctness of the pollen grain, है ना। वेरीफाई करने के लिए इंटरेक्शन होता है कि भैया ये सही प्रकार का पोलन है कि नहीं है, मेरा स्पीशीज का है कि नहीं है, सुपीरियर क्वालिटी का है कि नहीं है। फाइन, सो दिस थिंग्स कम्स अंडर pollen pistil interaction. Pollen grain reaches the stigma of the female flower, है ना। फीमेल फ्लावर पर रीच कर गया स्टिग्मा पे। नेक्स्ट, pollen pistil interaction occurs, है ना। pollen pistil interaction होता है between what? Between pollen grain and the pistil of the female flower. क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, है ना। तो लिखेंगे यही, दिस इंटरेक्शन is under the control of, this interaction is under genetic control, है ना। जेनेटिकली इसको कंट्रोल किया जाता है।
Stigma, STIGMA, verifies the pollen for its best quality and of same species, है ना। इसी को हम लोग pollen pistol interaction कहा जाता है। If the pollen is of right type, then pistil allows the pollen to develop the pollen tube. यदि राइट टाइप का नहीं होगा तो pollen tube का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना। pollen tube राइट टाइप का नहीं होगा तो आगे pollen grain राइट टाइप का नहीं होगा तो pollen tube का फॉर्मेशन होना ही नहीं। फाइन, हो गया आगे 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 और क्या बताएं ठीक है। हाँ, pollen tube का फॉर्मेशन कौन से पार्ट से होगा जी? pollen का from what? जंप पोर से होता है, बताया था। जंप पोर मोनोकोट्स में कितने हैं और डाइकोट्स में कितने हैं? जल्दी से बताओ, मोनोकोट में कितने हैं और डाइकोट में कितने हैं? इसमें 2 या 3 होंगे, डाइकोट्स में 2 या 3 होंगे। फाइन, समझे? आगे बढ़े। शall I मूव फॉरवर्ड या फिर कुछ Yes, पूछना है sir. आप लोग को? ओके फाइन ओके। pollen tube germination. Here the pollen tube germination is chemotropic movement. chemotropic movement और chemotactic movement दो प्रकार का मूवमेंट होता है। chemotropic movement is a permanent growth where the one body parts remains at the stationary state and other body parts moves towards the other direction, है ना। इसको हम लोग कहेंगे chemotropic movement। जैसे कि पौधे के अंदर ग्रोथ होके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, मतलब कि डिस्टेंट दूर तक चला जाना, है ना। जैसे कि लतर जो मनी प्लांट है उसका ग्रोथ हुआ 5 फीट से 6 फीट हो गया, वो केमोट्रॉपिक मूवमेंट हो, है ना। टैक्टिक मूवमेंट मतलब अपना जगह को छोड़ के दूसरे जगह पहुंच जाना, है ना, उसको हम लोग कहेंगे केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन केमोट्रॉपिकली होता है। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ sugary material which is present inside the stigma. फाइन। और पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन के लिए बोरोन की आवश्यकता पड़ती है, तो बोरोन प्रेजेंट रहता है स्टिग्मा के अंदर और वो बोरोन मदद करता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। सो प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा में क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरत होता है। सो इट इज बोरोन। Chemotropic, fine, occurs in the presence of boron and in sugary material, है ना। सुक्रोज, आप लोग 12 में हो तो प्रैक्टिकल करना होगा पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का, है ना। आपको लेना होता है एक स्लाइड के ऊपर
आप डस्ट करोगे पोलन ग्रेन, उस पोलन ग्रेन में आप 10% या 1% सुक्रोज सोल्यूशन डालोगे, 1 और 2 ड्रॉप। यू लीव दैट स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके ऊपर ग्लिसरीन डालोगे, कवर स्लिप डालोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे 10x या फिर 100x, है ना। तो देन यू विल ऑब्जर्व कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, सो देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पोलन ग्रेन। क्या डिस्टर्बेंस है यार। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज पोलन ग्रेन, ये रहा इसका एक्साइन। फाइन, इस तरीके से वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल हो गए, है ना। वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाता है, कुछ खास रोल नहीं है वेजिटेटिव सेल का, बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है वेजिटेटिव सेल का काम। फाइन, जनरेटिव सेल का ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बिकॉज जनरेटिव सेल अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन टू डेवलप इनटू 2 मेल गैमेट। फाइन, तो इसका जर्मिनेशन कुछ इस तरीके से होना है। मेरा गांव ना सबसे बड़ा भक्त गांव है इस जगह का, इससे बड़ा और भक्त का गांव कहीं नहीं मिलेगा। फाइन, लाइक दैट। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस ये कोई फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फाइन, एंड दिस इज द मेल गैमेट। ये रहा मेल गैमेट। फाइन, आगे और फर्दर डेवलप करेगा, ये फर्दर डेवलप करेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फर्दर डेवलप स्ट्रक्चर का। लाइक दिस। दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस और हमें फोकस करना है इसके ऊपर, दिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर। फाइन, दिस सेल अंडरगोस mitosis. Fine, it undergoes mitosis and develops into 2 male gamete. ये हो जाएगा 2 male gametes। फाइन, 2 male gamete हो गए। ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक प्रकार का प्लगिंग भी होता है, यहाँ पे इस तरीके का प्लगिंग भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोस प्लगिंग। फाइन, कैलोस प्लगिंग इसलिए होता है ताकि ये मेल गैमेट रिवर्स ना चले जाए, बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे कैलोस की प्लगिंग होती है, कैलोस प्लगिंग। फाइन, इतना तक समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसी को हम लोग कहेंगे जब पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बन जाएगा, तब इसी को हम लोग बोलेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, है ना। एंड दिस इज ऑफ 3 न्यूक्लियाई कंडीशन। ठीक है, 3 न्यूक्लियाई होते हैं, ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट? तो 3 होते हैं, 2 मेल गैमेट होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। समझ में आया? समझ में आया? यस ओके, फाइन फाइन। यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन कुछ भी नहीं है। फाइन, बस मटेरियल को सिंथेसाइज करना होता है ताकि पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो सके। फाइन, फर्टिलाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। यहाँ पे लेट मी मेंशन tube nucleus has no direct role in fertilization. Fine, only
2 male gametes. Has role in fertilization. Fine. Okay. आगे बढ़े. Shall I move? यहाँ तक मैं भेज के देखूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. को लगता है कि यहाँ तक चला जाएगा. उसके बाद I have to take fresh page. चलिए इसके बाद फ्रेश पेज हम यूज करते हैं. अच्छा अच्छा. अरे यार टेलीग्राम पे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं है तो. गया गया. I know that it won't go. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन. हाँ, एंट्री ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रियो सेक के अंदर किस प्रकार से ये एंटर करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे. बारह दो पाँच पी. ओके फाइन. शैल आई स्टार्ट? ये स्ट्रक्चर आपको पता है. माइक्रोपाइलर एंड चलाज़लैन. चलाज़लैन. कम ऑन टेल मी, जल्दी जल्दी बताएंगे कि एक apparatus कहाँ पर है. एक apparatus कहाँ पर है? माइक्रोपाइलर. वेरी गुड. माइक्रोपाइलर एंड पे है एक apparatus इस तरीके से. फाइन. यहाँ पे एक प्रेजेंट है. दे आर एंटीपोडल्स. फाइन. एक एक के पास ये जो सेल्स है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? Synergids. सिनर्जीड्स. फाइन. सो सिनर्जीड के सेल कुछ इस तरीके से. फॉर एग्जांपल दिस इज सिनर्जीड. फाइन. दिस इज सिनर्जीड.
सो सिनर्जिड का जो सेल वॉल होता है ना, उसका ऊपर का बनावट कुछ इस तरीके से होता है ना। जस्ट कंसिडर करिए कि सॉकर बॉल है और उसके ऊपर हमने एक मोटा सा लेयर बना दिया है। फाइन, मोटा सा लेयर बना हुआ है, लेकिन वो मोटा सा लेयर किसी एरिया में खाली है। फॉर एग्जाम्पल वो मोटा सा लेयर इस एरिया में खाली है। फाइन फाइन, तो इस मोटा सा खाली वाले लेयर को हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म apparatus। फाइन, फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। This filiform apparatus actually guides the pollen tube to release its gamete near the egg cell। Fine, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। It is a layer, finger-like layer, finger-like structure present at synergid। है ना, क्या करते हैं? Which guides the entry of male gamete into the egg। है ना, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने के लिए गाइड करना, ये भी हो सकता है इसका आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सी पोलन ग्रेन का एंट्री तीन जगह से हो सकता है। पोलन ग्रेन का एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर तीन जगह से हो सकता है। माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड। फाइन, एक यहाँ से हो सकता है, चलाजल से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। फाइन, लेकिन हमेशा उसको जाना होता है सिनर्जिड्स के पास ही। ध्यान देंगे, हमेशा जाएगा ये सिनर्जिड के पास है। यदि 2 नंबर से जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से जाएगा। यदि 3 नंबर से जाना है तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। अल्टीमेटली उसको सिनर्जिड के पास ही पहुंचना है, लेकिन उसका एंट्री रास्ता एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने का हो सकता है माइक्रोपाइलर से, चलाजल से, या फिर इंटेगमेंट वाले रीजन से। सो इसके एंट्री के बेसिस पे है ना, सिंगेमी को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि चलाजोगेमी, पोरोगेमी एंड मेसोगेमी। फाइन, एंट्री ऑफ पोलन, हाँ, पोलन ट्यूब कैन एंटर सेक थ्रू 3 regions। 3 रीजन से जा सकता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ तीनों रीजन्स क्या क्या है। फाइन, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से, चलाजल से, CHALAZAL, चलाजल एंड से, माइक्रोपाइल एंड से, और बीच से इंटेगमेंट से। इंटेगमेंट्स, है ना। तो चले अलग अलग नाम दे दे रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? यदि माइक्रोपाइल से जाएगा, चलाजल से जाएगा, तो सबके लिए स्पेशल टर्म रिजर्व करके रखे हैं, कॉल्ड पोरोगेमी। पोरो, GA
MY, इसको पोरोगेमी कहेंगे, है ना। और ये पोरोगेमी होता ऑलमोस्ट इन ऑल एंजियोस्पर्म, ऑलमोस्ट ऑल एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, इसको कहेंगे चलाजोगेमी। चलाजोगेमी एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, एग्जांपल होता है काजीराइना में, इंटेगमेंट से एंटर करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मेजोगेमी। फाइन, एग्जांपल दे रहा हूँ कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स मतलब खीरा गाजर, खीरा ककड़ी में। फाइन, समझ में आया, समझ में आया। यस सर। चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एंजियोस्पर्म का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। Shall I move? यस सर। Okay, चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ जी क्लास 12 का? नहीं सर, नेक्स्ट क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग बायोलॉजी आगे कर रहे हैं ना। यस सर। ओके फाइन, सी व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखेंगे, we have embryo sac, inside the embryo sac we have two nuclei जिसको हम लोग कह रहे हैं polar nuclei, है ना। n plus n में डिनोट कर रहा हूँ इसको। दिस सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल कह रहे हैं इसको। फाइन, हियर आई एम मार्किंग इट एज माइक्रोपाइल, और इसको चलाजा, आप जिसको लिखना है चलाजा माइक्रोपाइल लिख सकते हो, बस इतना ध्यान देंगे। चलाजाल के पास प्रेजेंट है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के बगल में प्रेजेंट होगा इस तरीके से एग, फाइन, और उसके अपोजिट में प्रेजेंट है एंटीपोडल्स। फाइन, ये एंटीपोडल्स ओके। चलिए मान के चलते हैं कि पोलन ट्यूब भाई साहब यहाँ पे आए, है ना। यहाँ पे पोलन ट्यूब आए कैरिंग टू मेल गैमिट और ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस से हमें कोई लेना देना नहीं है, टू मेल गैमिट है यहाँ पे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सब डिग्रेड हो जाना है। चलिए एक एक करके करते हैं। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स आर डिजेनरेटेड, डिजेनरेट हो जाना है, कोई खास रोल नहीं है उन लोगों का, नो। आगे, वन ऑफ द मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज करेगा किसके साथ, मेल गैमेट फ्यूजेस विथ
एग, है ना, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग सिनगेमी। फाइन, सिनगेमी, syngamy is the fusion of one male gamete plus the egg cell. Fine, this results in formation of what? Zygote. ये zygote का formation हो गया 2n। समझ में आया? समझ में आया इस प्रोसेस, ये प्रोसेस? यस सर। फाइन, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट फर्दर डेवलप होना है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। फाइन, नेक्स्ट another male gamete, another male gamete fuses with secondary nucleus, सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, ये जो दो पोलर न्यूक्लियस देख रहे हैं ना हम लोग, है ना, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं पहले, फ्यूजेस टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज होके दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2n बन जाएंगे। सो अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ secondary nucleus nucleus to form, हाँ क्या बोले, another male gamete fuses with secondary nucleus of the central cell, है ना, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। Why it is called triple fusion? The reason is that कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियी का फ्यूजन हो रहा है। सो देखेंगे, वन मेल गैमेट, है ना, n प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। And it is forming 3n, 3n बन गया, है ना। So this forms primary endosperm cell, primary endosperm cell बनाएगा, stands for primary endosperm cell, और जो न्यूक्लियस बनेगा, and the nucleus is called primary endosperm nucleus। लिखेंगे जरा, primary endosperm nucleus, and the ploidy of PEN is what? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यहाँ से। Ploidy of PEN, primary endosperm cell, is 3n। So angiosperms के अंदर जो primary endosperm nucleus होते हैं, primary endosperm cells होते हैं, they are triploid। Since यहाँ पे, since here fertilization is occurring twice, दो बार हो रहा है, so it is called, क्या कहेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड here 2 and 2, 3 nuclei are fusing together, that is why it is known as
also known as triple fusion. The entire phenomenon is depicted as दर्शाया जा सकता है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। फाइन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। कम ऑन, यहाँ से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये शी कैन आस्क द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन में से एक है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम के लिए। फाइन, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कम ऑन, अटर समथिंग। कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें देखना है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्रूट, सीड, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फाइन, लेयर्स ऑफ द सीड, लेयर्स ऑफ द फ्रूट, फाइन, यही सब हमको देखना है। सो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होना है। ये इवेंट इसी तरीके से चलता है, हमेशा सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फॉर्मेशन होगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि एंडोस्पर्म भोजन का तरह एक्ट करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, तो इसीलिए एंडोस्पर्म को सबसे पहले बनने का जरूरत होता है। समझ में आया? समझ में आया? यस रीजन सर। क्या है एंडोस्पर्म पहले बनने का, है ना। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हियर the development and formation of डेवलपमेंट ही रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड zygote takes place, है ना। नोट कर लेंगे यहाँ पे, the endosperm develops first, the endosperm develops first, then the zygote, then the embryo। देन होगा टी ए चेन, ठीक है, टी ए चेन नहीं,
then the embryo. Fine. The region is that, क्वेश्चन आता है, endosperm has to provide nutrition to the growing embryo. है ना, इसलिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होना होता है। फाइन। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। फाइन। जैसे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब एंडोस्पर्म में जितने न्यूक्लियस बनने हैं पहले बन जाएगा, उसके बाद सेल का डिवीजन होगा, मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होगा। फाइन। सेलुलर एंडोस्पर्म में सॉरी न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फाइन। हेलोबियल में कुछ आधा आधा होता है। फाइन। तो ये सबको देखते हैं हम लोग। और कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development, endosperm, on the basis of development, it can be of three types. अलग अलग स्पीशीज में होता है तीनों। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, free nuclear endosperm, next is cellular endosperm, and then halobial endosperm. कहाँ होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? ये ज्यादातर होता है डाइकोट्स में। फाइन। लेट मी टेल यू हाउ इट हैपेंस, है ना। ये रहा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फाइन। इट अंडरगोस कैरियोकाइनेसिस, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होना है, MULTIPLE, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है आदित्य? कैरियोकाइनेसिस होना है मल्टीपल, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फाइन। यहाँ पे मैं जाइगोट दर्शा रहा हूँ, दिस इज जाइगोट, है ना। फर्दर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। This is zygote, और further it converts into this structure. इस तरीके का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना है। है ना, मतलब साइटोकाइनेसिस फॉलोड होगा आगे चल के। इस प्रकार के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं फ्री सेंट्रल या फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। ये डाइकोट्स के केस में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म। फाइन। इस प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिलता है हम लोग को जिम्नोस्पर्म में, है ना। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय
cytoplasmic division. Karyokinesis is followed by cytokinesis, है ना। सो इसमें कुछ ज्यादा खास तो है नहीं बताने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हेलोबियल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में होता है, हेलोबियल ऑर्डर में होता है। हाउ इट हैपेंस हियर, है ना। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। आधा में कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होने लगेगा। फाइन, इस तरीके से होता है। हियर 50%, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग पार्शियल फ्री न्यूक्लियर and partial cellular type process is followed, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हेलोबियल टाइप। मतलब पार्शियल फ्री मान के चलो 50% इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फाइन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा 50% आधा एंडोस्पर्म में। उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, लाइक दैट। फाइन, तो ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ से। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड है इससे, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सम टर्म्स रिलेटेड विथ एंडोस्पर्म, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार नीट में आ चुका है, जिपमर में, एम्स में पूछ चुका है क्या होता है उन सभी का मतलब। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ टर्म्स रिलेटेड विथ एंडोस्पर्म। टर्म्स related with एंडोस्पर्म। है ना। कभी कभी क्या होता है, पॉलिनेशन हो चुका, फाइन, पॉलिनेशन होने के बावजूद भी कुछ पोलन ग्रेन्स आके एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को कुछ हार्श पहुंचा सकते हैं, गड़बड़ी क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, तो उसके लिए कुछ टर्म्स प्रिस्क्राइब करा गया है, जैसे कि जीना, मेटाजीना, फाइन, रिमिनेंट एंडोस्पर्म, मोजाइक एंडोस्पर्म्स, कुछ कुछ है यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले डबल एंडोस्पर्म के बारे में बता रहा हूँ। डबल एंडोस्पर्म, डबल एंडोस्पर्म कहने का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे कि कोकोनट देखे होंगे, टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। दो प्रकार का एंडोस्पर्म होना। कोकोनट, नारियल, नारियल फोड़ते हैं जो हम लोग, देखो कि नहीं। सो नारियल के अंदर आप व्हाइट कलर का एक लेयर देखते हैं और पानी भी देखते हैं। फाइन, तो पानी और नारियल, हार्ड वाला नारियल, व्हाइट वाला नारियल, दोनों ही एंडोस्पर्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल एंडोस्पर्म। फाइन, एक सॉलिड फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में। तो दो टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है कोकोनट में। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि दो प्रकार का एंडोस्पर्म कौन से पौधे में प्रेजेंट रहता है। सो द आंसर इज व्हाट? कोकोनट। हाँ, है ना, लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। ये व्हाइट होता है और ये वाटर होता है। फाइन, तो आप हायर क्लासेस में जाओगे तो डीएनए आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए सबसे बेस्ट
मटेरियल होता है कोकोनट वाटर, बिकॉज कोकोनट वाटर हैज एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के पास 3n न्यूक्लियस है, मतलब नॉर्मल सेल से 1 गुना ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली डीएनए भी अच्छा अमाउंट में आएगा, इसीलिए हम लोग कोकोनट वाटर को प्रिफर करते हैं डीएनए आइसोलेशन के लिए। फाइन, अभी मैं गया था एक जगह प्रैक्टिकल्स करवाने, है ना, तो वहां पे मैंने कोकोनट वाटर मंगाई थी डीएनए आइसोलेट करने के लिए। फाइन, और भी कुछ कुछ बता रहे हैं इसके अंदर। सो लिक्विड एंडोस्पर्म वाटर हो गया, ये हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर टाइप, फ्री न्यूक्लियर, और ये हो जाएगा सेलुलर टाइप। तो 2 तरह का होने का क्या मतलब है? TYP 2 तरह के, इसका क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रैटेजी है इस तरीके से, इसका जीन ही इस तरीके से रेगुलेट हुआ है कि 2 प्रकार का एंडोस्पर्म होना है इसके अंदर। फाइन, दिस इज रिलेटेड विथ इट्स डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट से लेना देना है। फाइन, लिक्विड एंडोस्पर्म तुरंत यूटिलाइज हो सकता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। फाइन, तो नारियल के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है फॉर इट्स एम्ब्रियो टू गेट डेवलप, है ना, तो लिक्विड एंडोस्पर्म तुरंत एनर्जी रिलीज कर सकता है, तुरंत न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। सॉलिड है तो उसको डिग्रेड करने में समय लगेगा, है ना, यही है मतलब इसका। सॉलिड एंडोस्पर्म, है ना, हार्ड एंडोस्पर्म, है ना, हार्ड होता है एंडोस्पर्म किसमें, बीटल में। बीटल मतलब जानते हैं क्या होता है जी, बीटल पान, क्या होता है? पान पत्ता। पान का पत्ता होता है या सुपारी होता है? हाँ, फाइनक्स डक्टिलिफेरा में दैट इज डेट पाम, है ना। नेक्स्ट शब्द यूज कर रहा पान पत्ता को क्या बोलते हैं? पान के पत्ते को, ये याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जीना। जीना शब्द किस चीज से रिलेटेड है? जीना, XENIA, जीनिया, है ना। जीनिया शब्द यूज किया जाता है जब कोई फॉरेन पोलन ग्रेन आके एंडोस्पर्म के कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर दे, है ना, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करे, इसीलिए हम लोग शब्द यूज करते हैं दैट इज जीनिया। मेज के अंदर देखा जा सकता है ये एंडोस्पर्म का कलर गड़बड़ हो जाता है ना। गड़बड़ होने के पीछे रीजन है फर्टिलाइजेशन के बाद कोई और पोलन ग्रेन आके एंडोस्पर्म को डिस्टर्ब कर देना, जीना। effect of foreign pollen grain on the endosperm. Example, maize color, different color of maize seeds, DIFRANT, different color of maize seed, है ना, that is because of xenia, मतलब फॉरेन पोलन का इफेक्ट होना एंडोस्पर्म के ऊपर। तो जीनिया इफेक्ट हम देख सकते हैं मेज के अंदर, देखियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जीना, जीनिया ऑफ XENIA on maize। ठीक है, दिस जीनिया लीड्स टू ट्रांसपोसोम्स, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसपोसोम्स, और ट्रांसपोसोम्स के चलते ये अलग अलग प्रकार का कलर होने लगता है मेज के एंडोस्पर्म्स के ऊपर। देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहा है, कैन यू सी, है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, है ना। ये होता है
because of activation of transposons. Transposons are called jumping genes, है ना। तो ट्रांसपोसोम्स का एक्टिवेशन में मदद करते हैं ये फॉरेन पोलन ग्रेन्स। फाइन, इसको खाया जा चलिए। सकता है? यस यस यस, इट इज एडिबल। हम लोग नागालैंड में रहते थे तो बहुत उगाते थे इस तरीके का मेज, है ना। बहुत अच्छा लगता था देखने में। खाए हैं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं मेटाजीना। मेटाजीनिया देखते हैं, है ना। मेटाजीनिया का मतलब होता है फॉरेन पोलन का इफेक्ट होना ऑन सोमेटिक टिश्यू, है ना। सोमेटिक टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म के बाहर प्रेजेंट है, मतलब कि न्यूक्लियस वाले लेयर में या फिर इंटेगमेंट वाले लेयर को इफेक्ट कर देना, है ना, उसको हम लोग कहेंगे मेटाजीना। METAXENIA, effect of foreign pollen on the integument. फाइन, इंटेगमेंट्स के ऊपर। है ना। तो ये सब ज्यादातर देखने को मिलता है डेट पाम में, सीन इन डेट पाम, है ना। तो डेट पाम में फॉरेन पोलन का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉरेन पोलन के चलते डेट पाम की मैच्योरिटी वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रुमिनेट रुमिनेट एंडोस्पर्म। रुमिनेट एंडोस्पर्म कहने का मतलब होता है अलग अलग, मतलब रूखर या फिर अनइवन सरफेस होना एंडोस्पर्म का। फाइन, उसको हम लोग कहते हैं रुमिनेट एंडोस्पर्म। है ना, रुमिनेट एंडोस्पर्म with surface irregularity. सरफेस में इरेगुलरिटीज होना एनोना के केस में देखने को मिल सकता है ये। मोजाइक एंडोस्पर्म, द लास्ट वन। मोजाइक का मतलब क्या समझ रहे हो जी? वायरस। क्या वायरस? अच्छा हाँ, मोजाइक का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का कलर होना। एंडोस्पर्म विथ डिफरेंट कलर, एंडोस्पर्म विथ डिफरेंट कलर। एग्जाम्पल मेज हो जाएगा, दैट इज मोजाइक एंडोस्पर्म। तो मोजाइक एंडोस्पर्म आप मेटाजीना के चलते हो रहा है बोल सकते हो, सॉरी जीना के चलते हो रहा है बोल सकते हैं, फॉरेन पोलन के चलते हो रहा है बोल सकते हैं। सो आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। एंड कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइन, कल चैप्टर खत्म होगा, मतलब कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फाइन, बॉटनी जूलॉजी का पहला चैप्टर होगा, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फाइन, वो चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे, लंबा चौड़ा चैप्टर है। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है जी। स्कूल खुला कि नहीं आप लोग का? हाँ बोले।
सर हाँ बोलिए। पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन बता दीजिए ना। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन, ओके। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल कंसीडर करिए आप सॉकर बॉल जिसके अंदर ब्लडर प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक लेयर बाहर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है ना। तो यदि हम ब्लडर को और बाहर वाले लेयर को सेपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, किस लेयर से करेंगे, वो जो उसी लेयर को हम लोग कहेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। समझ पा रहा हूँ कि नहीं? जैसे कि कोकोनट है ना, कोकोनट शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो व्हाइट वाला पोर्शन जब आप निकालते हो तो एक नीचे वाला लेयर से निकालोगे, तो आप उसी को कंसिडर कर सकते हैं कि ये पेरिक्लाइनली निकाल रहे हैं हम लोग। फाइन, पेरिक्लाइनली हम निकाल रहे हैं। एंटीक्लाइनली कहने का मतलब होता है वर्टिकल टाइप। यहाँ पे देखेंगे फाइन, पेरिक्लाइनल इस तरीके से डिवीजन होगा, इस प्लेन से डिवीजन होगा, इस प्लेन से डिवीजन होगा, इस प्लेन से डिवीजन होगा, इसको हम लोग पेरिक्लाइनल कहेंगे। लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर का प्रोडक्शन हो जाएगा। देखो इस तरीके से, है ना, 2 लेयर का प्रोडक्शन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल होता यदि, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन इस तरीके से होता। फाइन, एंटीक्लाइनल डिवीजन के चलते इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता, इस तरीके से। समझ पाए? एंटीक्लाइनल और ये है पेरिक्लाइनल। समझे? गुड। और कुछ? और कुछ? सुपारी को बीटल नट बोलते हैं। क्या क्या? बिटल नट, सुपारी को हाँ बिटल नट कहते हैं। यस एक सर। आता था ना 9 XM पे आते थे ना 2 जोकर, वी आर बिटल नट्स मीनिंग पान सुपारी। ऐड नहीं देखे हो? वी आर बिटल नट्स मीनिंग पान सुपारी। बिटल नट में पान का सुपारी जो होता है ना, BEETLE नट। बीटल मतलब पान होता है। इज इट? अरे क्या क्या अपने आप ऑपरेट हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसको। ओके, ये रहा बिटल बिटल नट। ठीक है, बिटल नट मीन्स पान सुपारी। बिटल मीन्स पान और नट मतलब सुपारी। ठीक है, so it is popularly known as betel nut. ठीक ठीक है, sometimes we know the things, we know the stuff, but पता नहीं चलता कि हाँ वही चीज है। RCN nut, betel leaf, areca nut। ठीक है, और कुछ? और कुछ? इसको मैंने शेयर करा क्या? जीना हो गया, हार्ड मैंने बिटल डेट पाम। ठीक है, ठीक 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 है। तो और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप साइन ऑफ कर सकते हैं। हाँ, अगले क्लास में हो सकता है कि मैं पूछूं इससे आप लोग से क्वेश्चन। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, वेट वेट वेट, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा बिटल नट। लेट मी राइट इट्स बॉटनिकल नेम आल्सो।
है ना, आर्सिना नट। आरिका नट। फाइन, हम नट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड डेट पाम, that is Phoenix dactylifera. DACTYLIFERA। हाँ बोलेंगे। सर यस टेल मी। फ्लावर मरता नहीं है। क्या नहीं मरता है? फ्लावर का बैगिंग करने से यूं मरता नहीं है। ना ना, मरता नहीं है। हम प्लास्टिक से बैग नहीं करेंगे। वी विल अलाउ द एयर टू पास, है ना। 100% एयर कट ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल डाई। फाइन। ओके, जैसे कि आपने क्लास 10 में देखा होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लीफ को आप प्लास्टिक से बंद कर रहे थे, है ना। Yes, तो वो sir. पोर्शन थोड़े ही मरेगा। दैट इज इट कैन विड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम ना, है ना। तो एक पोर्शन बंद है, मरेगा नहीं वो। और हम बेगिंग रिबेगिंग ज्यादा दिन तक थोड़े करते हैं कि वो मर जाए, है ना। कुछ दिन के लिए ही हम लोग करते हैं, सो मरता नहीं है। Let me delete the previous one. Thank you, sir. Okay. Thank you. We'll meet in the next class. Okay, welcome. इसको फॉलो करेंगे। फाइन, अभी जो मैं भेजे